हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अभिनव कुमार बौरे है भाई, और डियर आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है और एक ऐसा इशू जो शायद आपके लिए जानना आवश्यक है। जस्ट नॉट ओनली एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, केवल यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह नहीं, एक अवेयर सिटीजन के फॉर्म में भी आपको पता होना चाहिए कि डियर विश्व की महाशक्ति के हृदय स्थल में से एक कहे जाने वाले, हार्टलैंड में से एक कहे जाने वाले लॉस एंजलिस, जो टूरिज्म का भी हॉटस्पॉट है डियर, उस स्थान पर मैसिव फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रही है। और इवन कंडीशन तो इतनी खराब है कि लॉस एंजलिस का जो हॉलीवुड साइन का एरिया है, एक आइकॉनिक प्लेस जहां टूरिस्ट देश विदेश से आया करते हैं, इवन इस प्लेस तक को खतरा बताया जा रहा है। और ये जो फॉरेस्ट फायर है, ये बीते कुछ समय से और भी ज्यादा भीषण हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस फॉरेस्ट फायर के बारे में, इसके कॉजेस के बारे में, और जानने का भी ये प्रयास करेंगे कि क्या ये फॉरेस्ट फायर केवल और केवल नेचुरल अकरिंग प्रोसेसेस के कारण है, जलवायु परिवर्तन के कारण है, अर्थात क्लाइमेट चेंज के कारण है, या फिर डियर इस फॉरेस्ट फायर का कोई कनेक्शन है यहां चलने वाली एरिड विंड्स के साथ, कैटाबैटिक विंड्स के साथ, या मैं कहूं सांताना विंड के साथ। क्या है ये विंड, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, मेक इट श्योर कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी माध्यम में कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी IQ के प्रीमियम P2I बैचेस, अर्थात प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले हमारे बैचेस, ये भी आपके लिए अवेलेबल हैं, बोथ फाउंडेशन एंड लॉन्ग टर्म। बट इनके बारे में कुछ समय बाद चर्चा करेंगे। पहले हम अपनी खबर पर वापस आते हैं और चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है और इसका कारण क्या है। देखिए, प्राइमरली अगर मैं कहूं तो हुआ यह है कि बीते कुछ समय से लॉस एंजलिस जो कैलिफोर्निया में आता है, यहां पर आपको फॉरेस्ट फायर देखने को मिली थी। अब ये फॉरेस्ट फायर एग्जैक्टली क्या होती है और कैसे ये ट्रिगर होती है, आगे मैं वीडियो में चर्चा करूंगा। इस फॉरेस्ट फायर के कारण बताया जा रहा है कि सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक कैलिफोर्निया में लगभग 10,000 परिवारों को और 1 लाख से अधिक लोगों को इसने प्रभावित करा। बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे घर जलकर नष्ट हो गए। और इवन कंडीशन तो यह है कि जैसा मैंने बताया कि एक आइकॉनिक प्लेस जहां देश विदेश से लोग आया करते हैं, टूरिस्ट आया करते हैं, इस साइन बोर्ड, इस एरिया के आसपास पिक्चर आदि क्लिक कराने के लिए काफी आइकॉनिक प्लेस है, काफी फेमस प्लेस है, इस प्लेस को तक खतरा देखने को मिल रहा है। विश्व की वो महाशक्ति जो अपनी मूवीज में, जो मूवीज यहां ही बनती हैं, हॉलीवुड में ही बनती हैं, दुनिया को बचा लेने की बात करता है डियर, उस प्लेस में आपको अपने आप के संरक्षण के लिए सफर करने की कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। वी आर वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ नेचर, हम नेचर के सामने काफी छोटे हैं, इस घटना से पता चलता है। बट अगर मैं आगे बढ़ूं तो एग्जैक्टली कंडीशन ये है कि कैलिफोर्निया के एरिया में ये जो फॉरेस्ट फायर अभी आपको दिखाई दे रही है, ये ऐसा नहीं है कि यहां पर जनरली कभी नहीं होती या यहां विरले दिखने वाली घटना है। मेक इट श्योर कि कैलिफोर्निया का एरिया हो, बाजा कैलिफोर्निया का प्लेस हो, या इसके आसपास का पूरा एरिया हो, यह एरिया अक्सर फॉरेस्ट फायर से अफेक्टेड रहता है। अर्थात यह एक रेयर इवेंट नहीं है, दिस इज अ नेचुरल अकरिंग प्रोसेस ऑल्सो। यह एक सामान्यता होने वाली यहां की घटना है, हम कह सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि अभी इतना ज्यादा इस पर चर्चा क्यों? मैंने जैसा दिखाया, बहुत सारे अखबारों में इसके बारे में खबरें छपी हुई हैं। इसका रीजन यह है कि यहां पर अक्सर जो जंगलों की आग आमतौर पर दिखाई देती है, यह जून जुलाई के दौरान से स्टार्ट होती है और एट मैक्स ये अक्टूबर तक हमें देखने को मिलती है। अर्थात इसका समय लगभग निश्चित है, जो कि यहां के गर्म ऋतु का समय होता है। अक्टूबर तक एट मैक्स ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस बार हुआ यह कि इस एरिया की फॉरेस्ट फायर ने यहां पर जनवरी के माह में, जो कि सर्दियों का समय होता है, एग्जैक्टली इस टाइम पर जो है वो प्लेस लिया है। इस स्थान पर जो है आग की घटना हमें देखने को मिली। और मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो आग है डियर, ये एक बहुत बड़े क्षेत्र में लगी है, एक बहुत बड़े एरिया को इफेक्ट कर रही है। और ये एरिया इसलिए भी बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि जहां ये आग फैल रही है डियर, ये कैलिफोर्निया के ही नहीं, अकेले अमेरिका के ही नहीं, विश्व के भी सबसे पॉश एरियाज में से एक माना जाता है जहां ये फॉरेस्ट फायर अभी दिखाई दे रही है। अर्थात जलवायु परिवर्तन केवल
मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी को अफेक्ट करने वाली घटना अब नहीं रह गया है। दिस इज अ वेरी बिग कंसर्निंग थिंग फॉर वी एज वेल। हमारे लिए भी एक बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है दैट कंट्री लाइक यूएसए अगर इसे टॉलरेट और इसे मिटिगेट नहीं कर पा रहा है, इसे इसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहा है जलवायु परिवर्तन का, तो हमारे लिए भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि एग्जैक्टली यहां पर ये हवाएं या फिर एग्जैक्टली यहां पर ये फॉरेस्ट फायर की घटना हो क्यों रही है इस दौरान। डन। अब इसके कुछ सक्सेसिव रीजंस हैं। बिफोर आई कंटिन्यू मेक इट श्योर कि अभी तक इसके एग्जैक्ट रीजंस के बारे में हमें जानकारी नहीं है। एक्सपर्ट्स अभी बताएंगे कि एग्जैक्टली रीजंस क्या है, बट ब्रॉडर सेंस में अगर मैं कहूं तो कहानी इसके आसपास ही रहने वाली है, इसी के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। ठीक है, मतलब जो जानकारी मैं देने वाला हूं ऐसा नहीं होने वाला कि इससे कहानी बहुत दूर जाएगी। ओके, अब पहली कंडीशन यहां पर ऐसे भी एरिड टाइम पर या सूखे समय पर जो है वो फॉरेस्ट फायर होती है। अब हुआ यह है कि इस स्थान पर बीते वर्षों में सूखा देखने को मिला है। 2024 में कैलिफोर्निया के आसपास के क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा नहीं हुई थी। रफली अराउंड 60% का एरिया बताया जा रहा है कि कैलिफोर्निया का जहां पर अभी फॉरेस्ट फायर है वो ऐसे भी सूखे से ग्रस्त रहा था साल 2024 में। अर्थात पर्याप्त जो नमी, जो वर्षा इस क्षेत्र को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी बीते वर्ष 2024 की मैं बात कर रहा हूं। अब नेक्स्ट बात यह आती है कि क्या केवल वर्षा नहीं होने से इस स्थान पर भीषण आग की घटना हो गई? तो इसका आंसर है नो। यहां पर चलने वाली कुछ हवाएं हैं, लोकल विंड है। आपने ज्योग्राफी अर्थात भूगोल में जरूर पढ़ा होगा कैटाबैटिक विंड्स के बारे में। ये विंड जो है वो हर क्षेत्र में होती हैं, अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। लोकल विंड वाले चैप्टर में आप खासा इनके बारे में पढ़ते हैं। ये ऐसी विंड्स होती हैं जो माउंटेन के स्लोप पर चलती हैं और डाउनवर्ड इनका फ्लो होता है, अर्थात माउंटेन्स में ऊपर की दिशा से ये नीचे की ओर बहने वाली विंड होती हैं, नीचे की तरफ ये बहती हैं और ये कैटाबैटिक विंड कहलाती हैं। और ये जो कैटाबैटिक विंड्स हैं इन्हें कैलिफोर्निया के आसपास के क्षेत्र में जो है वो सांता एना विंड के नाम से जाना जाता है। ये विंड खासा गर्म होती हैं, तापमान में ऐसा नहीं है कि इतनी अधिक हो कि भाई आग लगा दे, लेकिन यस इनकी एक प्रकृति होती है। इनकी प्रकृति शुष्क होती है जिससे उस स्थान पर जो जलवायु में नमी की मात्रा है वो कम होने लगती है और इस कारण से फॉरेस्ट फायर के होने की संभावना बढ़ जाती है। यहां पीछे डायग्राम में देख पाएंगे कि जो सांता आना विंड है, यह विंड माउंटेनियस एरिया में अर्थात हिली प्लेसेस में डाउनवर्ड फ्लो करते हुए आती है और जो घाटी वाला एरिया है जहां आपको एग्जैक्टली अभी फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रही है, मतलब निचले इलाकों में फॉरेस्ट फायर है और ये बढ़ते हुए ऊपरी इलाकों की ओर जा रही है, आसपास के इलाकों में स्प्रेड हो रही है। इसका मेन रीजन है कि विंड जो है, जो सांता आना विंड है, वो घाटी वाले क्षेत्र में पूरी तरह से शुष्कता अर्थात एरिडिटी को प्रमोट कर रही है। अब एरिडिटी ज्यादा है जिसके कारण आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। अब कहा यह जा रहा है कि इवेंट ट्रिगरिंग मूवमेंट कोई भी हो, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ लाइटनिंग अर्थात बिजली का चमकना या गिरना, बिजली के तारों का टूटना या स्पार्किंग आदि की कोई घटना, ऐसी ही कोई घटना वहां हुई होगी और कंडीशंस वहां पर पहले से बेड पर जो है वो प्री प्रिपेयर्ड थी। वहां ऐसे भी शुष्कता थी, वनस्पतियां शुष्कता के दौर से गुजर रही थीं, पर्याप्त वर्षा हुई नहीं थी, विंड ने और भी ज्यादा स्थिति को एरिड कर दिया और अंततः किसी ट्रिगरिंग मूवमेंट के कारण, इवन यहां अखबारों में तो यह तक कहा गया है कि शायद किसी सिगरेट के बट के कारण, स्पार्किंग के कारण, लाइटनिंग के कारण, किसी भी एक घटना के कारण जो है यहां पर स्थिति खराब हुई, आग लगना स्टार्ट हुई और चूंकि इस फॉरेस्ट फायर के लिए पहले से कंडीशन एप्रोप्रिएट थी, ये स्प्रेड हुई और अभी रिहायशी इलाकों की ओर ये बढ़ रही है। कंसर्निंग पॉइंट है और क्लाइमेट चेंज इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बिकॉज मेक इट श्योर कि बाजा कैलिफोर्निया का एरिया जहां पर ये है, अगर मैं आपको नक्शे पर दिखाने का प्रयास करूं तो आप आसानी से इसे समझ पाएंगे दैट दिस इज सेंट्रल अमेरिका का पोर्शन। और आप इस प्रकार से देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज, ये वाला एरिया गल्फ ऑफ मैक्सिको का है,
यहां से आप चलते हुए आएंगे तो ये कैनेडियन शील्ड वाला पोर्शन है। यहां पर आपको हडसन की खाड़ी वगैरह दिखाई देगी, गल्फ ऑफ हडसन दिखाई देगा। ये जो पोर्शन है अलास्का वाला एरिया है। और यहां से चलते हुए आएंगे तो ये पोर्शन है एग्जैक्टली जिसे हम कहते हैं कैलिफोर्निया का एरिया। फाइन। और इस कैलिफोर्निया के एरिया में यहां पर आप पाओगे कि ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है और यहीं पर आपको बाजा कैलिफोर्निया का एरिया दिखाई देगा और यहीं पर आपको पैसिफिक ओशन का भी इफेक्ट दिखेगा, एरिड इफेक्ट दिखेगा। फाइन। सो इस एग्जैक्टली इलाके में आपको ये फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रही है और ये पहले भी न्यूज में रहा है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एक मरीन स्पीशी बाजा कैलिफोर्निया जिसका अभी मैंने जिक्र करा, जिसके आसपास का इलाका है, यहां पर आपको दिखाई देगा एक मरीन स्पीशी हुआ करती है एग्जैक्टली, जिसे कहा जाता है वेक्वीटा। ये फिश केवल 100 बची हैं और ये भी यहां पर बाय कैचिंग अर्थात गलती से इनका शिकार हो रहा है। और गलती से क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ यहां पर एक और फिश पाई जाती है जिसे कहा जाता है टोटोबा या टोटोआबा। इस फिश को पकड़ने के लिए यहां मछुआरे आते हैं और वेक्वीटा को पकड़ लेते हैं गलती से, जिस कारण इस फिश की भी डेथ हो जाती है। यह इस कारण से भी काफी न्यूज में है। समुद्री कोकीन या फिर स्विमिंग ब्लैडर के नाम से भी टोटोआबा को जाना जाता है, जिसकी स्मगलिंग होती है चाइना में। तो जिस फिश को स्मगल करा जाता है चाइना में, उस फिश को पकड़ने के लिए बाजा कैलिफोर्निया में जब फिशरमैन उतरते हैं तो वो वेक्वीटा को पकड़ लेते हैं, जो अभी के समय केवल 100 बची हुई हैं और खत्म होने की कगार में है। और ये सबसे छोटी सागरीय स्तनधारी जीव हैं। इनका भी ये क्षेत्र रहा है और इसीलिए ये पहले न्यूज में भी था। दैट इज वाई ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेक इट श्योर कि सारी जानकारी आप नोट डाउन करें। बिफोर आई एंड, ध्यान दीजिए कि अगर आपका ऑप्शन सब्जेक्ट ज्योग्राफी और आप वीडियो में यहां तक आए हैं तो भूगोल आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यह दिसंबर बैच है पर जनवरी बैच भी लॉन्च हो चुका है। जनवरी माह के बैच में क्लासेस जो है वो 22 तारीख से अर्थात 22 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। आप मेरे साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, जहां मैंने ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करा है, जिससे आप मेरे एक्सप्लेनेशन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा आप फाउंडेशन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं अर्थात पूरा यूपीएससी की जर्नी लाइक प्रीलिम्स इंटरव्यू तक की तैयारी करना चाहेंगे तो आप मेरे साथ फाउंडेशन बैचेस का हिस्सा भी बन सकते हैं। जस्ट मेक इट सिंपल कि आप यूज करें एके लाइव कोड और इस कोड का यूज करते हुए आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो जस्ट आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बोहरे ज्योग्राफी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी जो प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा हो आप मुझसे वो से पूछ भी सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।